तो आज के इस चैप्टर में हम यथार्थता व परिशुद्धता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा मापन व मात्रक को एक झलक देख लें। तो जैसा कि हमने मापन और मात्रक पढ़ा, तो हमने मापन किसका किया? किन्हीं भौतिक राशियों का किया। मात्रक क्या थे? किन्हीं भौतिक राशियों को मापने के लिए जो एक निश्चित मानक था उसको हमने मात्रक कहा। ठीक है। फिर हमने देखा मापन की दो प्रकार, राशियों की दो प्रकार थी, भौतिक राशियों की, है ना। राशियों के दो प्रकार थे, भौतिक व्युत्पन्न राशियां तथा मूल राशियां। दो प्रकार की राशियां थी। फिर उन राशियों, उन मात्रकों की पद्धतियां हमने देखी, 4 पद्धतियां, है ना। CGS पद्धति, FPS, SI पद्धति और MKS पद्धति। उन पद्धतियों को हमने पढ़ा। फिर हमने देखा द्रव्यमान का मापन कैसे करेंगे, लंबाई का मापन कैसे करेंगे, समय का मापन कैसे करेंगे, मतलब भौतिक राशियों के मापन के बारे में हमने अध्ययन किया। अब यहाँ पर देखेंगे किसी भी भौतिक राशि का जब हम मापन करेंगे तो वह कब यथार्थ होगा, कब वह परिशुद्ध होगा और कब वह ना तो यथार्थ होगा और ना ही परिशुद्ध होगा। ठीक, इन चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बात शुरू करते हैं यथार्थता से। तो हम जानते हैं कि जैसा कि भौतिकी जो हमारा है, भौतिकी एक प्रायोगिक विज्ञान है ना। भौतिकी में हम क्या करते रहते हैं? प्रयोग करते रहते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिए, ठीक, उस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं? किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं, है ना। तो भौतिकी एक प्रायोगिक विज्ञान है और इसमें विभिन्न भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। जितनी भी भौतिक राशियां होंगी, ठीक है, चाहे वह तो मूल राशियां हो या तो व्युत्पन्न राशियां हो, उन सब का हम मापन करेंगे और उनके मापन के लिए हमें अलग अलग मापक यंत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे लंबाई को मापना है तो मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। द्रव्यमान को मापना है, किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो हर भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के मापक यंत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक, और लेकिन हम मापन कितनी भी सावधानी से क्यों ना करें, हम मापन जब कर रहे होते हैं किसी भी भौतिक राशि का, ठीक, मापन किसका करेंगे? किसी भी भौतिक राशि का। तो उस भौतिक राशि का हम मापन कितनी भी सावधानी पूर्वक क्यों ना करें, हमें हमेशा कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ हमें क्या मिल जाता है? एरर मिल जाता है, अशुद्धि मिल जाती है, हम मापन गलत कर जाते हैं। ठीक है। और यथार्थता और परिशुद्धता इस मापन से ही संबंधित शब्द हैं। ठीक, तो इनके बारे में आइए जान लें। यथार्थता है क्या? तो यथार्थता है किसी भी भौतिक राशि का मापित मान। ठीक, जैसे कि हम कोई भौतिक राशि ले लिए, जैसे हमने ले लिया कोई स्टिक, ठीक। अब इसका हम मापन करेंगे तो जब हम मापन करके जो वैल्यू लिखेंगे वह हमारे द्वारा मापित मान कहलाएगा। मेजर्ड वैल्यू जिसको कहेंगे मापित मान, जिसको हमने मान करके लिखा है मापित मान। और इसका एग्जैक्ट वास्तविक मान कुछ हो सकता है। जैसे मान लेते हैं इसका वास्तविक मान है 3.8 सेंटीमीटर, है ना। इसका वास्तविक मान तो एग्जैक्ट ही रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं। ठीक है, वास्तविक मान। हाँ, हमारा वास्तविक मान क्या हो सकता है? बार बार बदल सकता है, हमारे मापन के ऊपर है। कभी हम इसका मापन की 2.8 सेंटीमीटर आ सकता है, कभी 2.6 आ सकता है, कभी 3.9 आ सकता है, कभी 4.2 सेंटीमीटर आ सकता है। तो ऐसे हमारी मापित मान क्रमशः अलग अलग आ सकते हैं, है ना। तो यही देखना है हमें कि कोई भौतिक राशि का मापित मान जो है वह वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होता है, ठीक, मापन की यथार्थता उतनी अधिक होती है। कहने का मतलब कि यदि हम कोई स्टिक लिया हमने छोटा सा और उसकी यदि लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है, ठीक, तो ये 3.8 सेंटीमीटर जो लंबाई है वह वास्तविक मान है। और जब हम इसको मेजर करें तो हमारा मापन मान लो आ रहा है 3.7 सेंटीमीटर, है ना, 3.6 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, ऐसे मापन यदि हमारा आ रहा है तो हम क्या समझेंगे कि हम वास्तविक मान के बहुत अधिक निकट है ना। वास्तविक मान के हम बहुत अधिक निकट हैं, तो हमारे जो मापन की यथार्थता है वह उतनी ही अधिक हो जाती है। मतलब हम एक्यूरेट मापन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मापन बिल्कुल एक्यूरेट है, हम बिल्कुल सही मापन कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो हुई बात यथार्थता की। दूसरा जो शब्द है वह है परिशुद्धता। तो परिशुद्धता क्या बतलाती है? परिशुद्धता बतलाती है कि कोई भौतिक राशि को किस सीमा तक मापा गया है ना। किसी भौतिक राशि को हम किस सीमा तक मापते हैं। जैसे कोई स्टिक की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है ना। अब इसको हम किस सीमा तक माप सकते हैं? इसकी सीमा हो सकती है 3.8 सेंटीमीटर, है ना, एक्यूरेट 3.823 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक्यूरेट मापन अपन इसको भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखेंगे। या हम कह सकते हैं कि आने वाले मानों में समीपता। तो परिशुद्धता बतलाती है कि कोई भौतिक राशि को किस सीमा तक मापा गया है। ठीक है, जिस सीमा तक मापा जाता है और जितनी कम सीमा होती है परिशुद्धता की, है ना, हमारा मापन उतना ही एक्यूरेट होता है। या आने वाले मानों में समीपता को हम परिशुद्धता कहते हैं। ठीक है,
तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, है ना। और इसको थोड़ा हम फिगर से समझाएंगे यथार्थता और परिशुद्धता को। ओके, तो इसको अपन मिटा देते हैं। अब देखेंगे यथार्थता और परिशुद्धता का, ठीक है। इसको थोड़ा समझने के लिए हम ये बनाते हैं, ठीक। मान लेते हैं इसके बीच में कोई गोला है ऐसे, ठीक। अब हमें लक्ष्य कहाँ लगाना है, इस गोले पर, इस गोले पर हमें लक्ष्य लगाना है। अब जब हमने लक्ष्य लगाया, ठीक, जब हमने फेंका तीर, तो जाना कहाँ चाहिए था, इस गोले के अंदर, लेकिन हमारा तीर जो है कुछ ऐसा चला गया, ठीक, ऐसा चला गया कुछ। तो हमें क्या दिख रहा है, वास्तविक मान, इसको अपन क्या मान सकते हैं, इस गोले को वास्तविक मान मान सकते हैं, है ना। तो वास्तविक मान जब इसको मानेंगे, तो जो हमने तीर लगाया तो हम देख रहे हैं कि वह वास्तविक मान के पास तो नहीं है ना। जबकि यथार्थ कब होना चाहिए, वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होगा मापित मान, तो अपन इसको मापित मान मान सकते हैं। तो मापित मान क्या निकट है हमारे वास्तविक मान के, नहीं है, ठीक, दूर दूर है। तो ये यथार्थ तो नहीं होगा, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है ना। अब दूसरी बात देखें परिशुद्धता की। तो परिशुद्धता क्या है, मापित मानों में समीपता। जो मान हमने मापित मान जो हमारे निकल के आएंगे उनमें समीपता होनी चाहिए। तो हमारे मापित मान में क्या समीपता है, एक मापित मान नीचे है तो एक ऊपर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इनमें भी समानता हमें नजर नहीं आ रही कहीं, है ना। तो ये क्या परिशुद्ध भी नहीं होगा, ये परिशुद्ध भी नहीं होगा, है ना। मतलब ना तो यह यथार्थ है और ना ही परिशुद्ध है, क्योंकि ना तो वास्तविक मान के निकट है और ना ही मापित मानों में कोई समीपता हमें नजर आ रही है, ठीक। दूसरी बात, दूसरा, हम जब इस पर लक्ष्य लगाते हैं तो हमारे पूरे तीर कहाँ चले जाते हैं, इस गोले के अंदर चले जाते हैं, ठीक। अब जब पूरे तीर गोले के अंदर चले गए, मतलब हम क्या हैं, वास्तविक मान के बहुत अधिक निकट हैं, ठीक है, या वास्तविक मान के बहुत अधिक पास पास है हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये यथार्थ हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा ना, ठीक। ये क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। अब जब यथार्थ हो गया तो परिशुद्ध की बात ही नहीं है इसमें, है ना, ठीक। अब तीसरी बात आती है कि हमने इस पर निशाना लगाया, तो निशाना हमारा कुछ इस तरह आ गया, ठीक, कुछ इस तरह आ गया, मतलब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, लक्ष्य हमें यहां लगाना था, ठीक। लेकिन जब हमने एक तीर मारा तो जितने भी तीर उसके बाद हमने मारना शुरू किया तो सारे के सारे तीर उसके अराउंड ही आ गए, ठीक है, उसके आसपास ही आ गए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यह वास्तविक मान के निकट तो नहीं है, वास्तविक मान के निकट नहीं है, मतलब यह यथार्थ नहीं है ना। इसको अपन वास्तविक मान सकते हैं इस गोले को, तो वास्तविक मान से दूर है, मतलब वास्तविक मान के निकट नहीं हमारा मापित मान, तो मतलब यथार्थ नहीं है, ठीक। लेकिन परिशुद्ध है क्या, हाँ, परिशुद्ध है कि नहीं, बताओ। परिशुद्ध हमने क्या बतलाया था कि मापित मानों में समीपता। तो मापित मान हमारे जो कुछ इस तरह दिख रहे हैं, तो इनमें हमें समीपता नजर आ रही है ना, ये मान आपस में पास पास है, तो यह परिशुद्ध होगा, यह परिशुद्ध होगा, ठीक है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि जब मान वास्तविक मान के पास पास हो, बहुत अधिक पास हो, जैसे इसमें, है ना, तभी यथार्थ होता है। और यदि मापित मान अलग अलग हो, दूर दूर हो, और उन मानों में समीपता भी ना हो, और वास्तविक मान से बहुत दूर हो, और तथा उन मापित मानों में भी समीपता नहीं हो, तो वह ना तो यथार्थ होते हैं ना ही परिशुद्ध होते हैं। तथा यदि मापित मान हमारे वास्तविक मान के पास तो ना हो, लेकिन दूर हो, और दूर होकर के भी उन मापित मानों में समानता नजर आए, ठीक है, तो उस कंडीशन पे परिशुद्ध होता है हमारा मापित मान, ठीक है। बात समझ आई, है ना। इसके लिए हम देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यथार्थ कब होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है ना, उसकी एग्जैक्ट लंबाई है, उसकी एग्जैक्ट लंबाई मान लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम इसका मापन करते हैं, ठीक, इन तीनों कैटेगरी पे देखेंगे। पहले कैटेगरी पे देखते हैं यथार्थ न हो लेकिन परिशुद्ध हो, है ना, परिशुद्ध हो, यथार्थ नहीं हो। मतलब यथार्थ कब नहीं होगा, जब हमें पास पास के मान नहीं मिलेंगे, है ना, हमें पास पास के मान नहीं मिलने चाहिए। लेकिन अच्छा, यथार्थ भी नहीं हो, परिशुद्ध भी नहीं हो,
वास्तविक मान के निकट भी ना हो और उन मानों में समीपता भी ना हो। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पहला मेजर किया तो हमें 8 सेंटीमीटर मिला, फिर हमने दूसरी बार उसको मेजर किया तो हमें मिल गया मान 7 सेंटीमीटर, फिर तीसरी बार हमने मेजर किया तो मिल गया 6.5 सेंटीमीटर, फिर हमने मेजर किया तो मिल गया 10 सेंटीमीटर। ठीक इस प्रकार का जब मेजरमेंट होगा, इस प्रकार का जो मापन होगा, वह ना तो यथार्थ होगा ना ही परिशुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि वह 6 सेंटीमीटर के नजदीक भी नहीं है ना, और मापित मान हमारे परिशुद्ध भी नहीं है, इन मानों में समानता भी नहीं है, कभी 8 सेंटीमीटर, कभी 10 सेंटीमीटर, कभी 7, कभी 6.5 सेंटीमीटर, इस तरह के मान हमारे पास आ रहे हैं। तो यह ना तो यथार्थ है ना ही परिशुद्ध है। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, वह यथार्थ हो। ठीक है, यथार्थ हो मतलब मापित वास्तविक मान के बहुत निकट मान निकले। जैसे 6 सेंटीमीटर हमने पहली बार मेजर किया तो 5.9 सेंटीमीटर मापन निकला, फिर निकला 6.1 सेंटीमीटर, फिर निकला 5.8 सेंटीमीटर, फिर निकला 6.2 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें क्या दिख रहा है, ये 6 सेंटीमीटर के आसपास के मान है ना, 5.9, 6.1, 5.8, 6.2, 6 सेंटीमीटर के आसपास के मान है, मतलब वास्तविक मान के बहुत पास के मान है, तो ये यथार्थ हो जाएगा ये मान। ठीक है, फिर तीसरा कंडीशन आता है, यथार्थ हो लेकिन परिशुद्ध ना हो। ठीक है, यथार्थ हो लेकिन परिशुद्ध, यथार्थ नहीं हो लेकिन परिशुद्ध हो, तो क्या होगा बताओ। जैसे हमारा एक्चुअल वास्तविक मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो यथार्थ नहीं हो मतलब मापित मान जो है इस वास्तविक मान के पास का नहीं होना चाहिए, लेकिन परिशुद्ध हो मतलब, लेकिन जो भी हम मेजर करें वह पास पास की वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि इसका हम मान सकते हैं, जैसे वास्तविक मान 6 सेंटीमीटर, हमने मेजर किया 8.1 सेंटीमीटर आया पहले मेजर में, फिर दूसरी बार हमने मेजर किया तो 7.9 सेंटीमीटर हो गया, फिर हमने मेजर किया 8.2 सेंटीमीटर हो गया, फिर हमने मेजर किया 8.1 सेंटीमीटर फिर से हो गया। हाँ, तो इस तरह का मेजर जब होगा वह न तो वास्तविक मान के पास हो, ठीक है, लेकिन उनके मानों में क्या हो, समीपता हो, उनके मानों में निकटता हो, वो मान निकट हो आपस में, तो वह परिशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। अब बात करते हैं परिशुद्धता की, जो इसमें हम मापन करेंगे मापन यंत्रों से। ठीक, तो परिशुद्धता को हमने बताया कि परिशुद्धता है क्या, परिशुद्धता है किसी राशि को हम किस सीमा तक माप सकते हैं, ठीक, किस सीमा तक माप सकते हैं, वह परिशुद्धता कहलाती है। और परिशुद्धता जो है वह मापक यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। परिशुद्धता कहाँ निर्भर करती है, परिशुद्धता मापन यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अब अल्पतमांक में समझ रहे हो, अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अल्पतमांक है क्या, अल्पतमांक मीन्स अल्पतम अंक, है ना, अल्पतमांक मीन्स अल्पतम अंक। ठीक है, मतलब बहुत कम मान, अल्पतम अंक मीन्स बहुत कम मान, ठीक, बहुत पास का मान, बहुत कम मान होना चाहिए। तो परिशुद्धता मापन यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है, और प्रत्येक मापन यंत्रों के अल्पतमांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जिस भी यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होता है, ठीक, उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, जैसे इसको समझाएंगे टेबल के द्वारा। तो अल्पतमांक पहले लिख लें, अल्पतमांक है क्या, अल्पतमांक है क्या, अल्पतमांक वह कम से कम परिमाण, वह कम से कम परिमाण जो किसी मापक यंत्र की सहायता से हमें प्राप्त होता है। तो कम से कम परिमाण होना चाहिए, है ना, वह कम से कम परिमाण जो किसी मापक यंत्र से हमें प्राप्त होता है ना, जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है, मापक यंत्र माप सकता है। ठीक है, तो वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतमांक कहलाता है। ठीक, बात इस पर आगे परिशुद्धता पर। तो परिशुद्धता है क्या, परिशुद्धता है कि कोई राशि को हम किस सीमा तक माप सकते हैं, ये परिशुद्धता है।
और परिशुद्धता मापन यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। और अल्पतमांक क्या है? वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। और जिस यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होता है, मापन की परिशुद्धता उतनी ही अधिक होती है। जैसे हम यहाँ पे देखें मापक यंत्र और अल्पतमांक, और हमने पढ़ भी चुका है ठीक पहले पार्ट में मापन और मात्रक में। पहले हमने यंत्र कौन सा लिया था? मीटर स्केल, है ना। मीटर स्केल की सहायता से हम कहां तक मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर तक, ठीक। इसका अल्पतमांक है मीटर स्केल, जो हमारे कंपास में रखा होता है, उससे हम न्यूनतम 0.1 सेंटीमीटर की दूरी का मापन कर सकते हैं। अब इससे कम की दूरी का मापन करना हो तो यह मीटर स्केल में संभव नहीं है, है ना। उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। इसका वर्नियर कैलिपर्स का, तो वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम कहां तक की 0.01 सेंटीमीटर तक की दूरी का मापन कर सकते हैं। मतलब इससे भी कम, है ना, मीटर स्केल से भी कम, मतलब यह और अधिक परिशुद्ध माप देगा हमें, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर से कम का मापन करना है तो हम वर्नियर कैलिपर्स नामक यंत्र का उपयोग करेंगे, जो आपकी प्रयोगशालाओं में रखे होते हैं। और तीसरा है स्क्रू गेज या पेंच मापी। तो स्क्रू गेज की सहायता से हम 0.001 सेंटीमीटर तक की दूरी का मापन कर सकते हैं, है ना। तो इन तीनों में से अधिक परिशुद्ध कौन दिख रहा है हमें? हाँ, मान लो हमें 0.1 सेंटीमीटर से कम की दूरी मापना है तो हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करेंगे। अब 0.01 सेंटीमीटर से कम की दूरी का मापन करना है तो फिर हम स्क्रू गेज नामक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो अधिक परिशुद्ध हमें कौन दिख रहा है? स्क्रू गेज, है ना। इससे हम बहुत कम की दूरी को माप सकते हैं। मतलब अल्पतमांक वही है, वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है। तो स्क्रू गेज एक ऐसा यंत्र है जो कम से कम परिमाण को भी माप सकता है, स्क्रू गेज, है ना। तो इसमें सबसे कम अल्पतमांक वाला मापक यंत्र स्क्रू गेज है ना। उससे अधिक का वर्नियर कैलिपर्स और सबसे अधिक का मीटर स्केल है ना। तो हमें सबसे अधिक परिशुद्ध मापन कौन देगा? स्क्रू गेज देगा। जैसे कि हम देखें कोई वस्तु है ना, और उस वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें से अधिक परिशुद्ध कौन है बताना? निम्न में से अधिक परिशुद्ध कौन है? ऐसा लिख देते हैं, निम्न में से अधिक परिशुद्ध कौन है? कौन है ना? पहला है 5 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा है 5.0 सेंटीमीटर, मीन्स 5 सेंटीमीटर ही, है ना। तीसरा है 5.00 सेंटीमीटर और चौथा है 5.000 सेंटीमीटर। तो अधिक परिशुद्ध कौन है बताओ? ये 5 सेंटीमीटर, या कि 5.0 सेंटीमीटर, या कि 5.00 सेंटीमीटर, या कि 5.000 सेंटीमीटर। कौन सा अधिक परिशुद्ध है? एक्यूरेट मापन कौन सा है? ज्यादा परिशुद्ध कौन है? ज्यादा परिशुद्ध है ये 5.000 सेंटीमीटर, है ना। हम किसी भी चीज को दूरियां दर्शाते हैं तो इस रूप में लिखते हैं, जब दशमलव पॉइंट के बाद 3 अंकों तक, तो वह बिल्कुल शुद्ध मापन माना जाता है, जो कि वास्तविक मान के बराबर ही होता है ना। जैसे हम किसी वस्तु का हम वेट करें और बोले लगभग 1 किलो है, मतलब एक्यूरेट 1 किलो तो नहीं हो सकता, लेकिन हम बोले कि अगर 1 किलो है ना, तो 1 किलो लिखने के लिए हम ऐसे नहीं बताएंगे। अगर एक्यूरेट 1 kg है तो हम कैसे लिखेंगे? ये 1 kg, ये एक्यूरेट मापन कहलाएगा, ठीक है। आप कभी दुकानों में जाते होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा वगैरह में इसी तरह का मापन होता है, 1.000 kg, ये बिल्कुल एक्यूरेट मापन है। जब हमने कहा कि 1 किलो 225 ग्राम, तो 1.225 kg, है ना, 1 किलो 225 ग्राम, है ना। तो ये क्या होता है? एक्यूरेट मापन होता है, मतलब इतना है ही, है ना, इतना वजन तो है ही, ठीक है। 80 ग्राम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0.80 ग्राम, 0.080, ठीक है। ये 80 ग्राम है ना, इसको केजी में लिखेंगे तो केजी हो जाएगा, ठीक। 80 ग्राम। 100 ग्राम लिखना है तो 0.100, ठीक, 100 ग्राम। अब इधर क्योंकि इधर किलोग्राम होता है बड़ा मात्रक, और दशमलव इधर छोटा मात्रक होता है ना, तो इधर 0 किलोग्राम है ना, 0 किलोग्राम, मतलब ये 100 ग्राम ही है, इसको केजी में लिख सकते हैं, 100 केजी। तो इस तरह हम मापन करते हैं किसी भी भौतिक राशियों का, ठीक है। तो
अब आपको समझ आ गया होगा कि यथार्थता है क्या और परिशुद्धता है क्या, है ना। अब हम कल की वीडियो में देखेंगे मापन में त्रुटियां। ठीक है, मापन में कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं और इन वास्तविक मान के बारे में भी विस्तार से देखेंगे कि जो एक्चुअल में जो वास्तविक मान होता है, हम कह देते हैं कि किसी वस्तु का वास्तविक मान 8 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है या 2.4 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में वास्तविक मान होता नहीं है ना। उसको हम कई बार मेजर करते हैं, उस वस्तु का हम कई बार मेजर करके और उनका माध्य निकालते हैं। और जब कई बार जब हमारा मेजर जो होता है वह आसपास का होता है, ठीक है, परिशुद्ध होता है, कहने का मतलब मेजर जब आसपास का होता है, उसका जो माध्य निकलता है ना, वो जो माध्य निकालते हैं तो उस माध्य को ही हम वास्तविक मान लेते हैं, क्योंकि शुद्ध वास्तविक मान किसी भी भौतिक राशि का संभव नहीं है ना। इसलिए वास्तविक मान को मानना पड़ता है। उसके बारे में हम कल देखेंगे, जो कि मापन में त्रुटियों के अंतर्गत उसे हम पढ़ेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। आप परिशुद्धता और यथार्थता को अच्छी तरह से समझें। इसके बाद हम कल मापन में त्रुटियों का अध्ययन